मुझे उस फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, मगर यहाँ के माहौल से मैं बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गया था। दिल चाह रहा था कि मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊं। मेरा दोस्त असद कहता, अरे यार, बर्दाश्त करो, हम सभी तो हैं जो मैनेजर की बातों को बर्दाश्त करते हैं। एक कान से सुनकर उसकी बातों को दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम भी ऐसा ही करो तो तुम्हारे लिए वक्त गुजारना आसान हो जाएगा। मगर यार, फिर भी उसकी फजूल बातों को बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं है। और वो जो बात बात पर गाली देता है, तुम क्या जानो, इन गालियों को सुनकर मेरे अंदर सुलगने लगता है। और ये बात सच भी थी। जब भी कोई मुझे या मेरे सामने किसी और को गाली देता तो मेरे गुस्से से दिमाग खोलना शुरू हो जाता। मैं अपने माजी में खो जाता था और मुझे वो सब बीती हुई बातें याद आने लगती थी जिन्होंने मेरे बचपन को जहन्नम बना रखा था। दादी छोटी छोटी बात पर हम बहन भाइयों को बहुत मारती थी, बहुत गालियां देती थी। जब अब्बा घर आते तो अब्बा को भी हमारे और अम्मा के खिलाफ वरगलाती। अब्बा गुस्से में पड़ा हुआ डंडा उठा लेते, अम्मा के साथ साथ हमारी भी उस डंडे से पिटाई करते और उसके साथ साथ बुरी बुरी गालियां माँ को निकालते। उनकी गालियां सुनकर कानों से धुआं निकलने लगता था। मुझे माँ का आज भी वो अज़ियतनाक चेहरा याद आता है, जब बाप के मुंह से निकलने वाली मुग़लज़ात को सुनकर उनकी आंखों से जो ज़ारों कतार आंसू बहते थे और जो उनके चेहरे का रंग शर्मिंदगी के मारे तब्दील हो जाता था। हम जुवान बेटों के सामने वो नजर उठाना भी भूल जाती थी। ऐसे में मुझे अब्बा और दादी से शदीद नफरत होती थी। और जिस दिन मेरे अब्बा की एक्सीडेंट में मौत हो गई, उस दिन मैं बहुत खुश था कि अब हमारी उनसे जान छूट गई है। मगर जल्द ही मुश्किलात हमारे सामने मुंह खोल कर आन खड़ी हुई थी। अब्बा ऐसे भी थे, कम से कम वो हमें दो वक्त की रोटी तो खिला रहे थे, चाहे जैसे भी खिलाते थे, हमारी जरूरियात पूरी करते थे। मगर उनके बाद हमें खुद ही अपने पेट पालने के लिए मेहनत करनी थी। और कुछ दिन तो मुझे मुश्किल हुई, मगर फिर मैं आदी हो गया। मैं कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह मजदूरी करने लगा। छोटे भाई को मैंने स्कूल में पढ़ने के लिए बिठा दिया था। वो कहता था, भाई तुम अकेले कैसे काम करोगे, तुमने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है। तब मैं उससे कहता कि खानदान को पालने के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है और मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे बाकी बहन भाई सुकून से जिंदगी गुजार सके। मजदूरी करते करते मैं अब इस फैक्ट्री में आन पहुंचा था। असद मेरा करीबी दोस्त, वो मेरे हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ था। उसने मुझे इस फैक्ट्री में काम दिलवाया था और मुझे इस बात की भी यकीन दहानी करवाई थी कि अगर मैं ओवर टाइम लगाऊंगा तो मुझे उसके भी अच्छे खासे इजाफी पैसे मिलेंगे। और मैं इस लालच में यहाँ पर आ गया था। ये सच था कि यहाँ तनख्वाह मेरी तवक्को के मुताबिक थी, मगर जो मैनेजर की जबान थी वो मुझे अब्बा की याद दिलाती थी। मुझे यहाँ महीना होने वाला था। मैंने फैसला किया कि महीना होते ही जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं कभी पलट कर भी इस फैक्ट्री में नहीं आऊंगा। आज मेरे साथ एक नया मजदूर भी आ गया था। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, चेहरा समझदार भी नजर आता था। आते ही वो मेरे और बाकी मजदूरों के साथ इधर उधर की बातें करने लगा, हमसे हमारी तनख्वाह के बारे में पूछने लगा और फिर मैनेजर के रवैये और फैक्ट्री के मालकान के बारे में बात करने लगा। मैंने उसकी किसी बात का भी सही से जवाब नहीं दिया था और जब वो फैक्ट्री के मालकान के बारे में पूछ रहा था तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैं उस फैक्ट्री के मालिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ मैंने मैनेजर को ही देखा था। असद ने बताया था कि इस फैक्ट्री का मालिक
एक बड़ी उम्र का आदमी है, वो काफी बीमार रहता है। फैक्ट्री में कम कम ही आता है, सारा काम उसने अपने मैनेजर पर छोड़ रखा है। चंद दिनों के बाद मालिक का बेटा पाकिस्तान वापस आने वाला है, वही अब उस फैक्ट्री को देखेगा। मैंने सुना है कि वो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है और अब असद सारी मालूमात उस आदमी को दे रहा था, और वो भी बेचारा हमारी तरह काम करने लगा। जब मैनेजर वहाँ पर आया तो हमेशा की तरह उसने अपनी बात का आगाज गालम गलूच से किया था। यही गालम गलूच उसने नए आने वाले मजदूर के साथ भी शुरू कर दी थी। मैंने देखा कि उस मजदूर का चेहरा भी शुद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ गया था। उसने भी मेरी तरह खुद को बमुश्किल ही कुछ कहने से बाज रखा था। शायद वो भी ये सोच रहा था कि जब उसे तनख्वाह मिलेगी तो वो ये काम छोड़ देगा। मुझे उस बेचारे से हमदर्दी होने लगी। बाकी यहाँ जितने भी मजदूर थे, शायद वो सब उस रवैये के आदी हो गए थे, मगर हम दोनों के लिए ये सब बर्दाश्त करना और इसे नजरअंदाज करना तो जान जोखों वाला काम था। मैनेजर को भी हमारे बारे में जैसे अंदाजा हो गया कि हम उसके इस रवैये से चिढ़ते हैं। अब वो बात बात पर हमारे सामने गालब गलूच करता, हाँ बल्कि मैं भी बात बात पर टोकता। बावजूद इसके कि मैं ओवर टाइम से भी ज्यादा टाइम लगाकर काम करता था और बाकी मजदूर भी छुट्टी होने के 1 घंटे तक काम करते रहते, तब भी मैनेजर उनकी किसी बात से गोया खुश नहीं होता था। हर गुजरता दिन मेरे लिए अजियत का नया बाब खोलता था, मगर मेरी तमाम जहनी अजियत के मरकज में अब मैं अकेला नहीं था। मेरा नया साथी वसीम भी मैनेजर के तंदो तर्श जबान का मुस्तकिल निशाना बन चुका था। वसीम उम्र में मुझसे बड़ा था और उसके चेहरे की मतानत बताती थी कि उसने दुनिया देखी है, मगर मैनेजर को किसी की इज्जत और मर्तबे की कोई परवाह नहीं थी। वह उससे भी इसी तरह जलील करता था जैसे बाकी सब को करता, मगर वसीम की आंखों में मैंने एक मुख्तलिफ चमक देखी थी। बाकी मजदूरों में खौफ और आजिज़ी थी, मगर वसीम की आंखों में एक धीमा गुस्सा सुलगता था। मुझे लगता था कि ये शख्स या तो इस फैक्ट्री को छोड़ देगा या फिर कोई बगावत कर बैठेगा। मैनेजर, जिसे शायद ये अंदाजा हो चुका था कि मैं और वसीम उसके रवैये से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, उसने अपनी तमाम तवज्जो हम दोनों पर मरकूज कर दी थी। वो बात बात पर हमें टोकता, हमारे काम में नुक्स निकालता और हमें सबके सामने गालियों का निशाना बनाता। उसका मकसद शायद हमें तंग करके खुद ही काम छोड़ने पर मजबूर करना था। मैंने एक दिन असद से कहा, यार अब बस, ये शख्स अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, ये हमारी रूह को कुचल रहा है। असद ने मायूसी से सर झुकाया, क्या करें मेरे दोस्त, ये हमारी मजबूरी है। तनख्वाह अच्छी देता है, काश मालिक यहाँ होता। मुझे अब्बा की गालियाँ, दादी का वर्गलाना और अम्मा का शर्मिंदा चेहरा बार बार याद आता। मुझे लगता था जैसे मैं दोबारा अपने बचपन के उसी अजियत खाने में आ गया हूँ। वसीम को देखता तो मुझे लगता कि वो भी मेरे ही इसी माजी के मंजर का हिस्सा है। फिर वो दिन आया जब मैनेजर ने अपनी तमाम हदूद पार कर दी। दोपहर का वक्त था, हम सब खाना खाकर दोबारा काम पर लग चुके थे। फैक्ट्री की मशीनों का शोर अपने अरूज पर था, मगर उस शोर में भी मैनेजर की करख्त आवाज सुनाई दे जाती थी। वसीम एक बहुत नाजुक पुर्जे को जोड़ने में मसरूफ था, जिसे इंतहाई एहतियात की जरूरत थी। मैनेजर उसके सर पर आ खड़ा हुआ। वसीम ने जैसे ही पुर्जे को मशीन के अंदर फिट किया, मैनेजर ने उस पर हाथ मार कर उसे बिगाड़ दिया। ओए जाहिर, ये क्या हरकत की, तुम्हें अकल नहीं है? इतना मामूली सा काम भी तुमसे सीधा नहीं होता। तुम जैसों पर वक्त
और पैसा ज़ाया करना फजूल है। मैनेजर ने गाली देते हुए कहा और पुर्जे को इस तरफ फेंका जैसे वो कोई फजूल तिनका हो। वसीम ने मैनेजर की गाली को खामोशी से सुना, मगर जब मैनेजर ने उसके काम को बर्बाद किया, उसके अंदर का पहाड़ टूट गया। मैंने वसीम की तरफ देखा, उसका पूरा वजूद गुस्से से तन चुका था। चेहरे की वो मतानत गजब में बदल चुकी थी। मैनेजर साहब, वसीम ने गहरी आवाज में कहा। आवाज में लर्जिश नहीं थी, मगर वो गूंज थी। मैनेजर हैरान रह गया, उससे पहली बार किसी मजदूर ने इस तरह टोका था। तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं क्या? तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा मैं, मैनेजर ने जोर से धाड़ते हुए कहा। वसीम ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे मैनेजर एक लम्हे के लिए पीछे हटा। आप अपनी जबान को काबू में रखें, हम सब इंसान हैं और अपनी मेहनत का रिज्क कमाते हैं। आप हमें जानवरों की तरह जलील नहीं कर सकते। आपके पास काम करवाने का इख्तियार है, मगर किसी की इज्जत पर हाथ डालने का नहीं। आपके काम के औकात और हमारे ओवर टाइम का वाज़ेह हिसाब है, और आप हमें बिला वजह मजीद वक्त तक बिठा कर रख रहे हैं। फैक्ट्री में मशीनों का शोर घट गया। सब मजदूरों ने खौफ, हैरत और दबी हुई खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। असद की आंखों में दहशत थी। मैं खौफ ज़दा था, मगर मेरे दिल का एक कोना वसीम के हौसले पर फख्र कर रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे बचपन का वो बेबस मैं आज बोल उठा है। मैनेजर का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख नीला हो रहा था। उसके लिए ये नाकाबिले यकीन था कि एक मजदूर उसे नसीहत करे। तेरी इतनी हिम्मत, मैनेजर ने चीख कर कहा। एक मजदूर का बच्चा मुझे मेरे असूल सिखाएगा। तुम नौकरी से निकाले जाते हो, और अब यहाँ निकलने से पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इससे पहले कि वसीम मजीद कुछ कहता, मैनेजर ने अपना हाथ उठाया और वसीम के चेहरे पर एक जोरदार वहशियाना रसीद कर दिया। आवाज पूरे हाल में गूंजी। वसीम का सर एक तरफ झुक गया और उसके निचले होंठ से खून का एक कतरा रसने लगा। मेरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई, जैसे ये थप्पड़ मुझे मेरे अब्बा के डंडे की याद दिला रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। ये मेरे लिए माजी का आदा था। वसीम के होठ से खून का कतरा टपका और उसने अपने लबों के कोने को उंगली से साफ किया। मैनेजर, जिसने अभी अभी अपने गुस्से की तस्कीन की थी, वो फातहाना अंदाज में सांस ले रहा था। उसके ख्याल में उसने उस सरकश मजदूर को उसकी औकात याद दिला दी थी। निकल जा यहाँ से, एक मिनट भी तू यहाँ नहीं ठहरेगा, वरना मैं तेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगा कि तूने काम में खलल डाला। मैनेजर अपना बाजू लहराते हुए कहा। वसीम ने मैनेजर की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वो गुस्सा या अजियत नहीं थी तो थप्पड़ से पहले या फौरन बाद थी, बल्कि एक इंतहाई ठंडा, पुरसकून और फैसला कुन तासुर था। ये पुरसकून चेहरा मैनेजर के गुरूर को पाश पाश करने के लिए काफी था। आज के बाद तुम यहाँ एक मिनट भी काम नहीं करोगे। वसीम की आवाज मशीनों के शोर को चीरती हुई निकली। ये एक बयान था, कोई धमकी नहीं। मैनेजर लम्हा भर ठटका। वो हैरान था कि मार खाने के बाद भी ये आदमी इतने एतमाद से कैसे बात कर रहा है। क्या कहा तूने? मैनेजर ने गुस्से से उसके कंधे को पकड़ना चाहा। वसीम ने सख्ती से अपना कंधा झटका और पीछे हट गया। मैंने कहा, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, और ना सिर्फ इस फैक्ट्री से, बल्कि आइंदा किसी भी अच्छी फैक्ट्री में तुम्हें काम नहीं मिलेगा। वसीम के लहजे में अब वो सल्तनत थी जो चंद मिनट पहले एक मजदूर के चेहरे पर नहीं हो सकती थी। मैं और असद समेत बाकी मजदूर दम साधे खड़े थे। ये क्या हो रहा था? ये आदमी कौन था? क्या ये कोई
पागल था जो मार खाने के बाद होश खो बैठा था, या वाकया इसके पीछे कोई बड़ी बात थी? मैनेजर ने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी हिस्ट्रिया का शिकार हो गई। तू मुझे नौकरी से निकालेगा, मैं तुम्हारे पैसे काट कर तुम्हें धक्के देकर निकालूंगा, चल भाग यहाँ से। वसीम सीधा खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ फैक्ट्री के जमीन पर मजबूती से टिकाए, एक नजर मैनेजर के कम आते वजूद पर डाली और फिर उसकी आंखों में देखा। मेरा नाम आफताब अहमद है। मैनेजर एकदम खामोश हो गया। उसका चेहरा जो पहले गुस्से से भरा था अब खौफ से सफेद पड़ने लगा। फैक्ट्री में मौजूद हर शख्स ने अपने कान खड़े कर लिए, और मैं इस फैक्ट्री के मालिक बुजुर्ग अहमद साहब का बेटा हूँ। आफताब, वसीम ने अपनी बात मुकम्मल की जैसे किसी ने एक बम फोड़ दिया हो। फैक्ट्री में एक शदीद खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो मशीनें बंद होने के बाद आती है। मैनेजर का हाथ जो उसे धक्का देने के लिए उठा था वो हवा में ही साकत रह गया। मेरे दिमाग में एक चक्कर सा आया, ये वही मालिक का बेटा था जिसके बारे में असद ने बताया था कि वो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है और वापस आकर फैक्ट्री को संभालेगा, मगर ये ऐसे मजदूर बनकर क्यों आया? मैनेजर के मुंह से सिर्फ इतना निकला, सर आप ये। मैं उसका गला घट रहा था और अल्फाज गुम हो गए थे। आपने मुस्कुराकर मैनेजर की तरफ देखा, एक ऐसी तंदो तल्ख मुस्कुराहट जो उसकी अजियत को देख कर पैदा हुई थी। हाँ मैनेजर साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना, और मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि आपने आज भी अपने रवैये को बदला नहीं, बल्कि साबित कर दिया कि मेरे वालिद की बीमारी के पीछे आपने यहाँ का क्या माहौल बना रखा था। आपने अपनी कमीज के कॉलर को दुरुस्त किया जहाँ गर्द और तेल के निशानात थे। मैं जानता था कि आप मजदूरों से बुरा सलूक करते हैं, मैं जानता था कि आप उनसे ओवर टाइम से ज्यादा वक्त तक काम करवाते हैं, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप गालम गलोच तक उतर आए हैं और यहाँ तक कि उन पर हाथ उठाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद आकर आपका और फैक्ट्री का मुआयना कर लूं। वो लम्हात मेरे लिए एक रोशन दिन की तरह थे। अब्बा की गालियां, दादी की साजिशें, अम्मा के आंसू सब जैसे हवा में उड़ गए। वो शख्स जो मेरी अजियत का सबब था वो मेरे सामने कांप रहा था। ये मेरे लिए निजात का लम्हा था। मैनेजर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और फौरन जमीन पर घुटने टेक दिए। सर मेरी गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दें। सर ये मेरे शैतान का काम था, मैं आपका वफादार नौकर हूँ। आपने उसे घूर कर देखा। वफादार नौकर मजदूरों पर थप्पड़ नहीं मारते मैनेजर साहब। मैनेजर जिसे दुनिया अब तक एक ताकतवर और करख्त शख्स जानती थी, वो इस वक्त आफताब के कदमों में गिरा हुआ मिन्नतें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू शर्मिंदगी के नहीं, खौफ के थे। सर मैं कसम खाता हूँ, मैंने सिर्फ गुस्से में आकर ये सब किया। मैं आइंदा कभी किसी मजदूर पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सर आप मुझे नौकरी से मत निकाले, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपने अपना पाँव पीछे खींचा और गुस्से से भरपूर लहजे में उसे कहा, तुम्हारे घर वाले भूखे मर जाएंगे, और क्या इन मजदूरों के घर वाले जिनका खून पसीना तुमने अपने जुल्म और लालच से निचोड़ा है, उसने पूरी फैक्ट्री में एक बार देखा? हम सब मजदूरों की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। मेरा दिल एक गैर मामूली हलचल महसूस कर रहा था। ये इंसाफ था, देर से ही सही, मगर इंसाफ की तलवार आखिरकार चली थी। आफताब ने अपनी आवाज को मजीद बुलंद किया ताकि फैक्ट्री के आखिरी कोने तक सुनाई दे। बात सिर्फ बदतमीजी और तशद्दुद की नहीं है। तुमने मेरे वालिद की बीमारी का फायदा उठाया और माली बेईमानी की है। मुझे सब पता चल चुका है। मैनेजर का चेहरा जो पहले सफेद था अब जर्द पड़ गया। उसकी धड़कनें यकीनन तेज हो चुकी होंगी। माली करप्शन का इंशिकाफ उसके लिए दूसरी मौत था।
असद ने अपनी जेब से एक फोल्ड शुदा फाइल निकाली जो उसने अपने मजदूरों के भेस में भी संभाल कर रखी हुई थी। मेरे वालिद ने मजदूरों की जो तनख्वाहें मुकर्रर की थी, तुम उनको मुकम्मल तौर पर मजदूरों तक नहीं पहुंचाते थे। तुम जानते थे कि ये मजदूर मेहनत कश है, गरीब है और इन्हें हर हालत में काम की जरूरत होती है और ये सवाल नहीं उठाएंगे। आपने फाइल खोली और मैनेजर की तरफ लहराई। हमारे अकाउंट्स बताते हैं कि तमाम मजदूरों की दुगनी तनख्वाहें जारी की जाती थी, मगर तुम सिर्फ आधी तनख्वाह उनको देकर बाकी आधी अपने नाजायज अकाउंट्स में डालते थे। पूरे हाल में एकदम हम हमाट और सदमे की लहर दौड़ गई। हम सब मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये सच था? क्या हमारा खून इसी तरह लूटा जा रहा था? ये जानकर मुझे जो गुस्सा आया वो किसी भी या गाली से कहीं ज्यादा शदीद था। ये सरासर धोखा था। मेरे बचपन में तो सिर्फ इज्जत लूटी गई थी, मगर यहाँ तो मेहनत का हक और खून लौटा जा रहा था। असद ने गुस्से से हाथ मट्टी में दबा लिया। इसलिए ये शख्स हमें ओवर टाइम से भी ज्यादा देर तक काम करवाता था। आपने मैनेजर की तरफ देखा जो अब जमीन पर रेंग रहा था। तुमने मेरे वालिद के नाम को बदनाम किया, तुमने गरीब मजदूर का इस्तेसाल किया और तुमने फैक्ट्री को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया। ये सब नाकाबिले माफी है। आपने अपनी कमीज से मट्टी झाड़ी और एक मजदूर को इशारा किया। तुम में से कोई ईमानदार मजदूर जाए और फैक्ट्री के अकाउंटेंट को बुला लाए। आज तमाम मजदूरों की तनख्वाहों का हिसाब यही होगा और इस शख्स को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। मैनेजर ने आपका दामन पकड़ने की कोशिश की। सर, मेरा एक बेटा कैंसर का मरीज है, मुझे माफ कर दे, ये मेरी मजबूरी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। आपने तेजी से कहा, अगर तुम्हारा बेटा बीमार होता तो तुम इतनी दौलत जमा करके बैरून मुल्क अकाउंट्स में नहीं रखते, बल्कि उसका इलाज करवाते। तुम्हारा रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। मैनेजर की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। वहीं एक मजदूर दौड़ता हुआ अकाउंटेंट को लेने गया। मैंने देखा कि तमाम मजदूरों की आंखों में अब बेखौफी थी और एक दूसरे पर एतमाद था। वो जालिम जो हम सब पर वर्षों से राज कर रहा था, वो आज रोने पर मजबूर था। वहाँ फैक्ट्री के बीचों बीच खौफ और हकैक के दरमियान मैनेजर का रंग इस कदर रिफक हो चुका था कि वो खुद एक बेजान पुर्जा लग रहा था। हम मजदूर एक दायरे की शक्ल में खड़े थे। हर आंख में मैनेजर के लिए नफरत और आफताब के लिए तहसीन थी। जल्द ही अकाउंटेंट घबराहट के आलम में भागता हुआ आया। वो जैसे ही आफताब के सामने पहुंचा, उसे मैनेजर की हालत देखकर अंदाजा हो गया कि कोई बड़ा भूचाल आया है। जी सर, आप किस चीज की जरूरत है? अकाउंटेंट ने आफताब से खौफ ज़दा लहजे में पूछा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, आफताब ने सख्त लहजे में कहा। मेरे पास तुम दोनों की तमाम माली साजिशों का रिकॉर्ड मौजूद है। तुमने और इस शख्स ने मिलकर गरीबों का हक मारा है। फौरन पिछले 3 सालों के तमाम मजदूरों के रिकॉर्ड निकालो जिनमें उनकी असल तनख्वाह और अदाशुदा तनख्वाहों का फर्क दर्ज हो। अकाउंटेंट ने भी मैनेजर की तरह सफेद पड़ गया। उसे मालूम था कि अब फरार का कोई रास्ता नहीं है। वो खामोशी से सर झुकाकर दफातर की तरफ बढ़ा आके रिकॉर्ड लेकर आए। आपने मैनेजर की तरफ देखा जो अब भी जमीन पर बैठा रोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुम्हारे लिए अब कोई रहम नहीं है। एक तो तुमने मेरी फैक्ट्री का माहौल जहन्नम बना रखा था और दूसरा तुमने मेरे मजदूरों को माली तौर पर तबाह किया। आपने अपनी जेब से फोन निकाला और चंद सेकंड में ही पुलिस को कॉल की। मैं आफताब अहमद, फैक्ट्री के मालिक बात कर रहा हूँ। मैं एक इमरजेंसी सूरत हाल पर रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ। मेरे मैनेजर ने मजदूरों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की है, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से मजदूरों की तनख्वाहों में गबन किया है। मेरी फैक्ट्री में फौरन आए। जैसे ही उसने पुलिस का नाम लिया, मैनेजर एक खौफनाक आवाज के साथ चीख पड़ा। वो उठा और भागने की कोशिश की, मगर असद और बाकी 2 मजबूत मजदूरों ने उसे फौरन पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। मैनेजर पागलों की तरह हाथ पांव मार रहा था। उसकी तमाम ताकत, गुरूर अब खत्म हो चुका था। वो मंजर मेरे लिए इतिहास जैसा था। वो शख्स जो बात बात पर मुझे मेरे बचपन के जालमों की याद दिलाता था, वो आज मेरे सामने बेबस था।
मेरे दिल में जो बरसों की पुरानी सुलगन थी वो जैसे आज बुझ गई। थोड़ी देर में ही दो पुलिस एहलकार फैक्ट्री में दाखिल हुए और मैनेजर को हथकड़ियां लगा दी। जब वो उसे ले जा रहे थे तो मैनेजर ने आखिरी बार आफताब की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और बेबसी थी। पुलिस जाने के बाद आफताब ने तमाम मजदूरों की तरफ रुख किया। उसके चेहरे पर अब थकन नहीं बल्कि एक इत्मीनान था। मेरे दोस्तों, आफताब ने कहा, मैंने यहाँ आकर खुद देखा कि आप सब इतनी मेहनत करते हैं। मेरे वालिद की नीयत कभी खराब नहीं थी। मैं आप सब से माफी चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में मैं आपको इतनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आपका हर एक पैसा आपको वापस मिलेगा। आपके वाजबात का हिसाब आज ही अकाउंटेंट की निगरानी में मुकम्मल होगा और अगले हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और आइंदा आपको पूरी तनख्वाह बेहतरीन ओवर टाइम के साथ वक्त पर मिलेगी। मेरे कानों ने जब ये सुना तो मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा दोस्त असद भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आपने फैक्ट्री के कुछ असूल तब्दील किए। अब किसी भी मजदूर को छुट्टी के बाद 1 मिनट भी इजाफी काम नहीं करना था जब तक कि वो खुद न चाहे। और फैक्ट्री का माहौल इज्जत और एहतराम पर मबनी होगा। उस दिन के बाद फैक्ट्री का माहौल बिल्कुल बदल गया। आपने मेरे चेहरे पर खुशी और सुकून देखकर मुझे अपने पास बुलाया और मेरी तारीफ की। उससे मालूम था कि मैं कितना दिल बर्दाश्त था। उसने मुझसे मेरी सारी कहानी सुनी। मैंने खुद पर बीती हुई एक एक दास्तान उसे सुनाई तो कहने लगा कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। बचपन की यादें इंसान के दिमाग से नहीं निकलती। जो बुरा वक्त इंसान गुजारता है वो हमेशा उसे याद रहता है। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। तुम उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। मालिक के समझाने पर मैंने दोबारा पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया, जो कि मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। कहते हैं जब इंसान सच्चे दिल से कुछ ठान ले तो अल्लाह भी उस इंसान की मदद करता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अब फैक्ट्री में भी बहुत अच्छा वक्त गुजारता था, बल्कि सारे मजदूर अब बहुत खुश थे। नया मैनेजर भी बहुत अच्छा था, सबके साथ इज्जत से पेश आता था।